नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र बायो हब में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम अच्छे तरीके से अपना स्टडी जारी रखे होंगे। जैसा कि लगातार सीरीज यहाँ से चल रही है, क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोगों की हिस्ट्री की सीरीज है बेसिकली। और यहाँ पर कुछ हम ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बेसिकली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करने वाले हैं और ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। तो आज उन क्वेश्चंस को ऑप्शन की मदद से एकदम अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं, ताकि भविष्य में अगर ये क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी ना हो। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इसका 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है कोच्चि केरल और चौथा ऑप्शन है कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, उसमें एक क्वेश्चन आया था। देखिए, क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, चीज़ों को आपको समझना है। इसको समझने से पहले थोड़ा-सा हम चीज़ों को और समझ लेते हैं, ताकि क्वेश्चन हमारा एकदम अच्छे से हो जाए। न्यू स्लाइड पे हम चलते हैं और चीज़ों को पहले समझते हैं थोड़ा-सा कि वास्को डी गामा कैसे आया, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, फिर हम आपको आगे की तरफ समझेंगे। चलिएगा। देखिए, ये आपका एक जो महाद्वीप है जिसको हम यूरोप कह देंगे और ये आपका एशिया है। अब आपको पता है कि एशिया में भारत है और यूरोप में जो बेसिकली चाहे ब्रिटेन हो, चाहे आपका पुर्तगाल हो, चाहे स्पेन हो, ये सारे लोग बेसिकली आपके यूरोप के हो जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि ज़मीनी रास्ते से व्यापार भारत और यूरोप के बीच में होता था। ये ज़मीनी रास्ते से व्यापार होता था, पर समय बदला, चीज़ें बदली और आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या हुआ कि मुस्लिम शक्तियों का उदय हुआ। तो उन्होंने क्या देखा कि भारत मसाला बेच रहा है, तो उससे उसको फ़ायदा हो रहा है और यूरोप मसाले को ले जाता है और उसको हाई प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसको लाभ हो रहा है। इससे हम लोगों को क्या क्या लाभ है? जो मुस्लिम समुदाय था जो बीच में जिनका उदय हुआ, तो उन्होंने सोचा इससे हमें तो कोई लाभ है नहीं, तो उन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया। जब ये रास्ता बंद हो गया तो भारत और जो है यूरोप के बीच जो व्यापार की कड़ी थी वो कहीं न कहीं रुक गई। व्यापार की स्थिति जब रुकी तो यूरोप वालों को भी समस्या हुई, क्योंकि वो हाई प्रॉफिट पे बेचते थे, उससे उनका फ़ायदा था, तो उनका दिक्कत होने लगा। दूसरा, भारत से म मसाले जो जाके बिक नहीं पा रहे थे, भारत का भी निर्यात रुक गया था। तो उस कंडीशंस में दोनों को समस्या होने लगी। तो यूरोप वालों ने दूसरा रास्ता खोजने का प्रयास किया था। तो आपको बता दें, सबसे पहले जो है 1487 ईस्वी की बात है, बार्थोलोम्यू डियास नाम का व्यक्ति था जो कि बेसिकली यूरोप का ही रहने वाला था। वो भारत को खोजने के लिए निकला था, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप जिसको उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप जिसको उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं, वहाँ जाकर वो पहुँच गया। यानी भारत खोजने निकला था पर वो अफ्रीका पहुँच गया। तो अफ्रीका पहुँचा, उसने उसकी खोज कर ली और फिर वो वापस चला गया। तो एक रास्ता उनको अफ्रीका का पता चल गया था। उसके बाद आपको पता होगा कि 1492 का समय था, स्पेन से निकला था कोलंबस और वो भी भारत के लिए ही निकला था, लेकिन गलती से वो उत्तर अमेरिका पहुँच गया था। इन सब कड़ी को आगे देखते हुए कुछ समय के बाद 1498 आया। इसको रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद हम बेसिकली देखेंगे। देखिए, 1498 आया और 1498 में वास्को डिगामा निकला और उसका भी लक्ष्य वही था, क्योंकि जो भी बेसिकली यूरोप से निकलते थे उनका लक्ष्य होता था भारत को पहुंचना। तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा यूरोप से निकला, जो पुर्तगाली नाविक था, और वो भारत पहुंचने वाला ही था। तब तक रास्ते में उसे गुजराती व्यापारी एक था जिसका नाम था अब्दुल मानिक मिल गया और उसकी मदद से वो क्या हुआ, अब्दुल मानिक की मदद से वो बेसिकली भारत पहुंच गया। ठीक। तो वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुंचा। और जो आपका प्रश्न है, तो उस प्रश्न पे सीधे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम चीज़ों को बताते रहेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। हम आज सीरीज करा रहे हैं, थ्योरी नहीं करा रहे हैं। लेकिन आपको केवल मैंने थोड़ा सा ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार वास्को डी गामा भारत आया, क्या क्या चीज़ें थी। तो 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। 1498 में भारत आया, अब्दुल मानिक की मदद से आया था जो गुजराती व्यापारी था। उस समय जो गुजरात था, वहाँ का जो गुजरात का जो राजा था उसका नाम जमोरिन था। ये भी पूछा गया है, पेपर में क्वेश्चन आया है कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था। तो जमोरिन जो वहाँ का शासक था बेसिकली उसने किया था। और जो वास्को डी गामा आया था वो साओ गैब्रियल नाम के शिप से आया था।
इस शिप का भी नाम आपको ध्यान रखना है। किसे आया था? शाओ गैब्रियल। शाओ गैब्रियल नाम का जहाज था जिससे वो आया था। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हम सीधे सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिएगा, तो ये आपका जो क्वेश्चन था, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, मैंने आपको बताया कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया, रास्ता खोज लिया था समुद्री मार्ग से, इसके बाद वो वापस चला गया। 1503 ईस्वी में दोबारा वो भारत आया और 1524 ईस्वी में वो तीसरी बार भारत आया, और जब तीसरी बार भारत आया तो यहीं पर उसकी डेथ हो गई, और वो डेथ उसकी हुई थी कोच्चि केरल में। तो केरल में उसका बेसिकली मकबरा या फिर जो आपका दफनाया गया वो बेसिकली कहाँ पर है? कोच्चि केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का जो आंसर नंबर 3 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 1524 में यहाँ आया था और यहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। आगे की तरफ चलेंगे और दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिएगा, बक्सर के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष, थोड़ा सा गैप है, का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। राज्य मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिएगा, आप सबसे पहले ध्यान रखिए, 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में जो भारतीय शासक बेसिकली लड़े थे तो उनको पराजय मिली थी। तो उस पराजय के बाद 1765 में एक संधि हुई थी जिसको प्रयागराज की संधि के नाम से जाना जाता है। तो उस प्रयागराज की संधि में दो बातें कही गई थी। एक तो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासक को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देगी, 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देगी, और इस 26 लाख रुपए जो देगी इसके बदले में जो बंगाल आदि का क्षेत्र है वहाँ पर का दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा। दूसरी बात संधि में ये थी कि 53 लाख रुपया और देगी, जिसके चलते क्या होगा, जिसके चलते वहाँ का प्रशासनिक अधिकार भी इनको मिल जाएगा। तो दोनों बातें आपको शायद ध्यान रखनी है। तो इसमें जो पहली संधि संधि की जो पहली शर्त थी उसकी बात करी गई है कि प्रतिवर्ष कितना भुगतान की बात करी गई थी, तो 26 लाख रुपए। इसका दूसरा आंसर जो है आंसर नंबर 2 ये सही हो जाएगा। 26 लाख रुपए देने के लिए सहमत हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके बदले में जो बंगाल क्षेत्र का था दीवानी अधिकार उसे मिल गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 लाख रुपए। आंसर नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला, कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो देखिए, उपनिवेश का मतलब कहाँ, कौन सा स्थान था? स्टेनोग्राफर 2015 में क्वेश्चन आया है। मतलब कौन सा ऐसा जगह था जहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश, अपनी कंपनियां या अपनी जो उनके क्षेत्र कारोबार थे उसको नहीं स्थापित किया? तो बम्बई में था, हुगली में था, चौल में था। ये तीसरा आंसर है मछलीपट्टनम, यहाँ पर इनका कोई उपनिवेश नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम हो जाएगा। स्टेनोग्राफर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? कृषि प्राविधिक में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के लैंग्वेज दिया हुआ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई यही आपसे पूछ रहा है। तो परिचालन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया, इसका मतलब वो स्थापना पूछ रहा है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1616 ईस्वी में। और जो 1608 यहाँ पे दिया हुआ है इसमें बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना 1608 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पर पहुंचा? देखो, लोअर प्रथम 2016 में लोअर पीसीएस का जो पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पर पहुंचा? तो अभी मैंने बता दिया 1498 ईस्वी, एक साथ पूरा पोस्टमास्टम कर दिया था मैंने। वास्को डिगामा से रिलेटेड जितने प्रश्न थे 1498 ईस्वी अब्दुल मानिक की मदद से शाओ गैब्रियल नामक जहाज था जिससे वो आया था। बेसिकली वो कप कडाबू बंदरगाह उस बंदरगाह का नाम था जहाँ पर वो बेसिकली कालीकट केरल वहाँ पर वो पहुँचा था। तो 1498 इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो ऑप्शन है वो बहुत करीब करीब दे दिया, इसके चलते थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। प्लासी का युद्ध हुआ था, यूपीपी 2018 का क्वेश्चन है, 1764 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1657 ईस्वी और 1664 ईस्वी। तो ध्यान रखना है प्लासी के, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। मैं पूरा पूरा बताता हूँ। 21 जून डेट के साथ मैं बता देता हूँ। 21 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। डेट के साथ आप याद रखिए, इसमें खैर डेट नहीं दिया हुआ है
लेकिन ध्यान रखना है 20 जून 1756 को कालकोठरी की घटना हुई थी और उसी के ठीक 1 वर्ष 1 दिन बाद 21 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और हार क्या हुई थी, उसे अपनों ने ही हराया था बेसिकली। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का एक क्वेश्चन है। तो अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया इसको, कि प्लासी का युद्ध था जिसमें सिराजुद्दौला हारा था और सिराजुद्दौला की तरफ से जितने लोग थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गए थे। उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो भी मिल गया था और उसके अलावा जगत सेठ, उसकी जो मौसी घसीटी बेगम थी, तो ये सारे लोग उसके साथ मिल गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसके चलते जो सिराजुद्दौला था वो इस युद्ध में हार गया था। हार ही नहीं गया था बल्कि उसकी हत्या भी मीरन ने कर दी थी। जो मीरन था वो मीर जाफर का बेटा था। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिएगा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? लोअर द्वितीय 2016 का ये प्रश्न है। तो आप हैदराबाद पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मंगलौर, तीसरा ऑप्शन मैसूर और चौथा बेलगाम। तो इसका सही आंसर मैसूर हो जाएगा। आसान सा ये प्रश्न है आपका, कोई बहुत जटिल प्रश्न नहीं है। हैदर अली जो मैसूर का शासक था, हैदर अली, इसी का ये बेटा है जिसे टीपू सुल्तान कहते हैं। ये हैदर अली का क्या है? हैदर अली का बेटा है जिसे टीपू सुल्तान कहते हैं। और ये बेसिकली कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। ठीक, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? चकबंदी लेखपाल 2015 का ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन संभाजी, दूसरा ऑप्शन शिवाजी, तीसरा ऑप्शन हैदर अली और चौथा ऑप्शन टीपू सुल्तान। तो इसका भी जो सही ऑप्शन हो जाएगा टीपू सुल्तान हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भगाने के लिए बहुत सशक्त प्रयास किया और अपना प्रयास जब पूरा लगा लिया, जहाँ से उनको लगा कि चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाएंगी, तो उस दरमियान उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। लेकिन फिलहाल के लिए दुर्भाग्यवश वो चीज़ों को कर नहीं पाए जो करना चाहते थे। और एटलीस्ट वो जो है अपने मनसब को, जो उनका मंशा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना, वो नहीं कर पाए। लेकिन अपना भरसक प्रयास किया। एक बहुत बेहतर प्रयास टीपू सुल्तान के द्वारा देखने को मिलता है इतिहास में। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अवध का प्रथम नवाब निम्न में से कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ग्राम विकास अधिकारी 2018 का एक क्वेश्चन है। आशफ उद दौला, शहादत खान, शुजा उद दौला और सफदर जंग। देखिएगा, ये उस समय की बात है जिस समय मुगल शासक, लेटर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का शासक हुआ करता था। मोहम्मद शाह रंगीला, अब इसका नाम रंगीला है तो उसी प्रकार से रंगीला था भी। शासन प्रशासन पे इसका कोई ध्यान नहीं था और इसी चीज़ के चलते जो भी प्रांत, जो भी क्षेत्र बेसिकली दिल्ली से जुड़े हुए थे, वो सब अलग अलग होने लगे थे। उसी क्रम में जो अवध था, अवध भी अलग हो गया था और उस अवध का, स्वतंत्र अवध का जो संस्थापक था बेसिकली, वो शहादत खान था। और इसीलिए शहादत खान जो हो जाएगा अवध का प्रथम नवाब हो जाएगा। बाकी डीप में चीज़ें हम जब थ्योरेटिकल क्लास करेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को बताएंगे। अभी ये सीरीज है तो इसमें आपको क्वेश्चन ही करा रहे हैं। बाकी जितना भी हो सकता है उससे रिलेटेड पॉइंट को हम आपको बता देते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था बेसिकली दिल्ली में, और शासन प्रशासन पे ध्यान ना होने की वजह से ये अलग अलग होते चले गए। और यही अलगाव था जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उसका फ़ायदा उठाया और हम पर कब्जा करने का प्रयास किया आगे की तरफ, और सफल भी रहे अंग्रेज। आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, गलत कथन को पहचानिए। यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है 1608 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना। सही बात है, सही है। दूसरा 1760 ईस्वी वांडीवास का युद्ध, ये भी सही है। तीसरा 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध, ये भी सही है। तो फिर बचा कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका बचा 1657 ईस्वी प्लासी का युद्ध, यानी यही ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। तो जो गलत है उसी को आपको क्या करना है? सही करना है, क्योंकि ऊपर यही पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो गलत है, उसको पहचानना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और, एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, मतलब गैप आपको भरना है, फिल करना है, के बीच लड़ा गया। कनिष्क सहायक 2019 में पूछा गया। आसान सा प्रश्न है, कई बार ये बातें आई हैं। पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, दूसरा ऑप्शन हबीबुल्ला खान, तीसरा ऑप्शन उस्मान अली खान और चौथा ऑप्शन मीर मोहम्मद अली खान। तो इसका सही ऑप्शन सिराजुद्दौला हो जाएगा।
सिराजुद्दौला के द्वारा ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया, क्योंकि उस समय यही बेसिकली नवाब था। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें दिमाग लगा के आंसर करना है आप लोगों को, ऐसे नहीं कि फटाक से देखा क्वेश्चन और मार दिया आंसर। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पुर्तगाली कौन है? पुर्तगाली पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। विलियम बेंटिंक जरूर ऑप्शन में है, लेकिन इसने पुर्तगाली पूछा है। इसने ये नहीं पूछा कि सती प्रथा पर किसने रोक लगाया। अगर वो पुर्तगाली पूछ रहा है तो आपको पुर्तगाली बताना है। विलियम बेंटिंक पुर्तगाली नहीं है। विलियम बेंटिंक आपके कौन है? ये अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं। डी अल्मीडा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन विलियम बेंटिंक, तीसरा ऑप्शन अल्बुकर्क और चौथा ऑप्शन नीनो डी कुन्हा। तो डी अल्मीडा की अगर हम बात करें तो डी अल्मीडा पहला गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर होगा किसका? पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर था। और इसने नीले पानी की नीति, नीले पानी की नीति, नीले पानी की नीति, ठीक बेसिकली, ठीक है। ये किसने जारी की थी? डी अल्मीडा ने। अल्मीडा ने क्या किया था? नीले पानी की नीति जारी की थी, और जिसका मतलब होता था शांतिपूर्वक व्यापार। ये जब आया तो उसने कहा कि हम नीले पानी की नीति चालू करेंगे, हम भारत के साथ केवल शांतिपूर्वक व्यापार करेंगे, हमें कब्जा नहीं करना है, हमें लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, डी अल्मीडा क्या था? ये पहला गवर्नर हो जाएगा और इसने नीले पानी की नीति जारी करी थी। ठीक है, नीले पानी की नीति का फार्मूला अपनाया था। इसको रफ करते हैं फिर हम आपको बताते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका सही होगा नहीं। दूसरा जो विलियम बेंटिंक दिया हुआ है, विलियम बेंटिंक, ये विलियम बेंटिंक जो होगा भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। इसको भी, ये भी आपका सही नहीं है। नीनो डी कुन्हा जो है ये पुर्तगाली, तीसरा पुर्तगाली गवर्नर है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और दूसरा काम क्या किया था अल्बुकर्क ने? दूसरा काम किया था कि पुर्तगालियों से कहा था कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करो, क्योंकि अगर आप भारतीय महिलाओं से शादी करोगे तो भारत का जो स्नेह है, भारत का जो अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के प्रति हो जाएगा, और जिसके चलते हम यहाँ पर राज कर पाएंगे। और इसी के चलते धर्म परिवर्तन हो रहा था भारतीयों का, इसीलिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा दिन तक यहाँ रुक नहीं पाई और एटलीस्ट उसको पलायन करना पड़ा। तो धर्म परिवर्तन एक मुख्य कारण था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में ना रुक पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किस वर्ष किया? तो आपको पता है, सीधा सीधा आसान सा प्रश्न है, ये लोअर द्वितीय 2019 में आया 1510 ईस्वी में, जिस समय अल्बुकर्क बेसिकली गवर्नर था। अल्बुकर्क क्या था? अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था। उसी समय गोवा पर किसने कब्जा कर लिया? गोवा पर उसी समय पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। और ये कब्जा आज नहीं, तब तक रहने वाला है। देखिए, अंग्रेज तो हमें 1947 में आज़ाद कर गए, लेकिन गोवा हमारा 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है आज़ाद हुआ। स्वतंत्र ऑपरेशन विजय के द्वारा वो हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत छोड़ के गए। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हैं। गोवा स्वतंत्र हुआ, यूपी ट्रिपल एससी का एक क्वेश्चन है। 1509 ऑपरेशन विजय के द्वारा, 1508 ऑपरेशन विजय के द्वारा, 1510 ऑपरेशन विजय के द्वारा, 1610 ऑपरेशन विजय के द्वारा। इसमें तो सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, टाइपिंग का मिस्टेक है। चलो हम ऑप्शन सही बना देते हैं। इसमें चौथे ऑप्शन को हमने कट कर दिया और एक ऑप्शन हम इसमें सही ऑप्शन बनाते हैं। ठीक है, टाइपिंग में हो जाता है ऐसे। कहा भी गया है कि गलती करना मानवीय है, तो जिसने भी टाइप किया है गौर नहीं किया। ऑपरेशन विजय सही है, केवल जो टाइम दिया हुआ है। तो चौथा ऑप्शन हमने बना दिया 1961 ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। तो इसमें क्या था? इसमें आपको ये देख के चलना है कि 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के द्वारा बेसिकली गोवा क्या हुआ? गोवा आपका स्वतंत्र हुआ। तो ये थे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन थे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चन को छांट के हम लेकर के आए। आज हम जो क्वेश्चन लाए थे, बेसिकली जितने सारे आपके क्वेश्चन थे वो अभी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक स्टार्ट पोजीशन है, इसको मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री का जो ट्रांस फेज कहते हैं हम बेसिकली, या इसको मॉडर्न और मेडुअल दोनों जो इतिहास है, मतलब आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत का अंत और आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसके बीच का ये फेज था।
तो यहाँ से जो क्वेश्चन थे उसको हमने कराया। एक सीरीज और होगी, उसमें भी जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो इसी के बीच के क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो करीब करीब मान के चलिए कि आपको 1000 प्लस क्वेश्चन हिस्ट्री के यहाँ पे कराए जाने की पूरी पूरी प्रयास किया जाएगा कि हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन आपके ऐसे ना हो जो आपके एग्ज़ाम से बच पाएँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने सारी सीरीज को देखा, अच्छा लगा आपको अगर तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।